शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और क्लास संयुक्त रूप से बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का है। फर्स्ट क्लास हमारा सीबीएसई बोर्ड का था, लेकिन समय से नहीं पहुंच पा रहे, इसके लिए खेद है। लेकिन फिर भी मिली जुली चैप्टर आप लोगों को बता रहे हैं, जहाँ से हो सके समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बिहार बोर्ड के बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिवादन है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे। मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था भारत में राष्ट्रवाद। आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ किताब आप लोग घर पर होंगे तो किताब खोलकर जरूर देखते होंगे और मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ते जरूर होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। हमारा टॉपिक था, आप कहाँ तक पहुंचे थे? प्रथम विश्व युद्ध में विश्व युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध। भारत के साथ अंतर संबंध मैं आप लोगों को बताया था। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि आप एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रवाद किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में वहां के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश जो होता है उसमें एकता की भावना निहित होती है और इसी एकता की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मैंने फिर आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्र के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। मैंने इसके कारणों पर चर्चा किया था। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, कुछ विदेशी घटनाओं का भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा। इन सबको देखते हुए भारत में एक राष्ट्रवादी चेतना की लहर जगी, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। मैं जैसे राजनीतिक कारण के बारे में चर्चा किया था कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना जागृत होने लगी, जिसके कारण वे एकजुटता दिखाने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1857 ईस्वी का जो भारत में सबसे बृहद विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार भरसक बहुत प्रयास किया। हालांकि इस प्रयास में सफल भी हो गए, लेकिन जब उसके कारणों को पता लगाया कि आखिर क्या कारण था, हम लोगों से कहां से चूक होती है कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है। जब अंग्रेजी सरकार ने पता लगाया तो देखा कि यहाँ के लेखकों, कवियों और विचारकों का भी बहुत बड़ा काफी योगदान है। यहाँ के मीडिया का भी काफी बड़ा योगदान है। हालांकि आर्थिक क्षेत्र में किसानों को भी परेशानी थी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि अगर यहाँ के इस विद्रोह को सुलगाने में सबसे ज्यादा योगदान पेपर और पत्रिकाओं का जो है, इसलिए 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे हम 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं। इस प्रकार देखा गया, जब 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो हमारे भारतीयों के भीतर ये देखने को मिला कि हमारे अब वाक्पटुता पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इसलिए भारतीयों ने सोचा कि ये अंग्रेजी सरकार हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। दूसरा सबसे जो है एक और एक्ट लाया था 1879 ईस्वी का आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। चूंकि अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों के पास अगर घातक हथियार होंगे, घातक अस्त्र शस्त्र होंगे, तो हो सकता है कि वो दोबारा अगर विद्रोह किया सुनगे तो फिर हम लोगों को अटैक कर देंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा नीति लाया कि
इस आर्म्स एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को एक छुरा तक भी रखने का निषेध कर दिया गया। इसको लेकर भारतीय राजाओं में भी खौफ उत्पन्न हो गया, भारतीय राजाओं में भी घृणा की जो है भावना उत्पन्न हो गई। तत्पश्चात 1883 ईस्वी का इल्बर्ट बिल, ये काफी महत्वपूर्ण है। इल्बर्ट बिल समझिएगा, ये बिल क्या था? ये एक विवादित बिल था, चूंकि भारतीय जनमानस के विद्रोह को कम करने के लिए इल्बर्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने जो है भारतीय न्यायालयों को ये अधिकार दिया कि भारतीय न्यायालय में अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीय जज भी वकालत या भारतीय जज भी फैसला करेंगे। इससे अंग्रेजों को झटका लगा। अंग्रेजों ने सोचा कि हमें जो है अपमानित करने की चेष्टा कर जो है इल्बर्ट बिल कर रहा है, इसलिए सारे के सारे भारत में जो अंग्रेज थे इल्बर्ट बिल का विरोध करने लगे। हालांकि ये इल्बर्ट बिल भारतीयों के लिए प्रेरणा का जो है स्रोत था, लेकिन ये अंग्रेजों के लिए चिंताजनक था। उन्हें लग रहा था कि हम श्रेष्ठ हैं, महान हैं और हमारी जो है फैसला भारतीय कैसे कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा, जिसके चलते ये भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। इसके बाद भारत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक महान राजनीतिक संगठन की स्थापना होती है, जो संगठन पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करता है, पूरे भारत का नेतृत्व करता है। इसको हम कांग्रेस की स्थापना को लेकर जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने जो है इसे कांग्रेस की विशेषता थी कि कांग्रेस के छोटे छोटे भी अधिवेशन जो है छोटे छोटे शहरों में हुआ। कांग्रेस का यही उद्देश्य था कि यदि हम अपने राजनीतिक पार्टी का विस्तार कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारे पूरे भारत का नेतृत्व करे और अंग्रेजों को हम यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाए। इसलिए कांग्रेस ने छोटे छोटे शहरों में हर समुदाय के लोगों को अध्यक्ष पद दिया, ताकि इस पार्टी का प्रसार हो सके, प्रचार हो सके। और ये कांग्रेस एक महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक संस्था के रूप में उभर कर सामने आई और ये राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता की मांग करने लगी। कुछ विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा था भारत के लोगों के ऊपर, जिसमें आप जानते हैं कि अमेरिका की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की 1917 की क्रांति हुई थी, और नहीं तो 1905 ईस्वी में एक छोटा सा एशियाई का देश जापान ने रूस को पराजित किया था। और ये भारतीयों के लिए सबक था कि हम अगर एक छोटा सा देश जापान जब रूस जैसे महान देश को परास्त कर सकता है, तो हमारे बीच अगर एकता आ जाए, अगर हम एक हो जाए, हम संगठित हो जाए, तो क्या हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं खदेड़ सकते हैं। ये भावना जो है अंग्रेजों के मन में घर कर गई। और दूसरी जो है चिंगारी का काम किया, जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया, तो हमारे हिंदू और मुसलमानों के लिए ये चिंता का विषय बन गया। उन्हें लगा कि ये हमें खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात उसी समय हिंदू और मुसलमानों की एकता देखी गई। इसके बाद मैं सीधा चलता हूँ प्रथम विश्व युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध। आप जानते हैं कि 1914 ईस्वी में विश्व में एक बहुत बड़ा भयंकर विश्व युद्ध हुआ था, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध का नाम देते हैं। ये युद्ध तो लड़ा गया था यूरोप के धरती पर, लेकिन इसमें भारत के सैनिक भी शहीद हो गए थे। कारण ये था कि चूंकि अंग्रेजों के बहुत सारे विश्व में उपनिवेश थे, इसलिए अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती थी इस युद्ध को जीतना भी और अपने उपनिवेशों को सुरक्षित भी रखना। तत्पश्चात अंग्रेजों ने एक चाल चली और भारतीयों के साथ एक वचन
जो है बद्धता की भूमिका निभाई। उसने भारतीयों के साथ एक वादा किया कि अगर इस युद्ध में भारतीय हमारी सहायता करते हैं तो जैसे युद्ध समाप्त होगा हम भारत को स्वराज दे देंगे। इसको लेकर भारतीयों के मन में थोड़ा आशा की किरण जगी। तब उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, उस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। 1915 ईस्वी में जब साउथ अफ्रीका से इंडिया जब लौटे महात्मा गांधी, तो भारत की सारी राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथों में ली। इस प्रकार से अब यहाँ से गांधी युद्ध की शुरुआत होती है और वे घूम घूम कर भारतीयों से अपील करने लगे कि हम अंग्रेजों को भरपूर सहायता करेंगे। अगर हम सहायता नहीं करेंगे तो दूसरा विकल्प नहीं है कि हम जो है स्वतंत्र हो सके। इसलिए महात्मा गांधी ने सैनिकों में लोगों को भर्ती करने की अपील करने लगे और तत्पश्चात हमारे भारत की तरफ से धन दौलत के साथ हमारे आर्मी भी यूरोप की धरती पर अंग्रेजों के समर्थन में युद्ध लड़ने गई। 11 नवंबर 1918 ईस्वी में यह युद्ध जो है समाप्त हुआ। जब यह युद्ध समाप्त हुआ, इसके पूर्व जो है अंग्रेजों की कुछ प्रतिक्रिया महात्मा गांधी को समझ में आने लगी। चूंकि वे घूम घूम कर भारत के सारी समस्याओं का जब अवलोकन करने लगे महात्मा गांधी को उन्हें लगा कि हमारे देश में अंग्रेज जो है घोर कष्ट दे रहे हैं। तत्पश्चात 1917 में उनके जीवन की एक महान घटना घटती है। उस समय बिहार बंगाल जैसे प्रांतों में तीन कठिया व्यवस्था था। तीन कठिया व्यवस्था आप इसके बारे में जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। ये तीन कठिया व्यवस्था क्या था? तो अंग्रेजी सरकार ने बिहार और बंगाल के किसानों के साथ एक ऐसा समझौता किया था कि जिस समझौता के तहत उनके जितनी जमीन थी उस जमीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अर्थात 20 कट्ठा जमीन के यानी 3 कट्ठा में, जिसको हम 3/20 भी कर सकते हैं। अगर किसी किसान के पास पक्के से 1 बीघा होता है यानी 20 कट्ठा, तो उसमें 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसलिए इस व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था नाम दिया गया। इस 3 कठिया व्यवस्था के तहत किसान अपने जमीन पर नील की खेती करते थे। हालांकि वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार के शोषणात्मक नीति के चलते विवश होकर वो जो है नील की खेती करते रहते थे। नील की खेती करने से किसानों को बड़ा नुकसान होता था, उनकी जमीन बंजर हो जाती थी, जिसके बाद किसानों को उपज का शेष हिस्सा भी नहीं मिल पाता था। ऊपर से जो है अंग्रेज सरकार को इतना टैक्स देना होता था जिससे किसान आहत थे। तब इन्हीं किसानों की व्यथा को लेकर एक बिहार का किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसानों का लीडर था। उस समय महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम में थे। 1916 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना हो चुकी थी। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हो चुकी थी। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल जब महात्मा गांधी से मिलने के लिए गुजरात के साबरमती आश्रम में पहुंचे और वहां बिहार के किसानों की व्यथा महात्मा गांधी के सामने रखी कि देखिए हमारे बिहार में किसानों के साथ अंग्रेज सरकार कैसा दुर्व्यवहार कर रही है, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या तक भी कर रहे हैं, इसलिए कृपा करके आप कुछ कीजिए, नहीं तो सारे के सारे किसान जो है आत्मदाह कर लेंगे। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी बिहार आने का जो है उनको आश्वासन दिया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश किए, जिसे हम 1917 ईस्वी का या चंपारण सत्याग्रह भी कह सकते हैं। आपकी किताब में दिया होगा, देख लीजिएगा। चंदन, गुलशन, दुजेंदु, राखी, सपना,
अगर हमारी आवाज आप तक पहुंचती होगी तो आप लोगों को रागिनी मौर्य और बहुत सारे बच्चे और बच्चियां ऑनलाइन मौजूद होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और आप पढ़ते होंगे। आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं होंगे। आप अनवरत प्रयास करते रहिए। हम भी चाहेंगे कि आप पढ़े। चुनौतियां तो है, जितनी बड़ी चुनौतियां होती है उतना ही सफलता भी शानदार होती है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करके दिखा देना है कि देखिए आप लोग कैसे इतनी बड़ी समस्याओं से भी ऊपर जो है आगे निकल गए। तो आते हैं और बहुत जल्द ही सरकार का प्रयास है कि लॉकडाउन टूटे। अगर लॉकडाउन टूट जाएगा तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए किताब की सहायता से। यूट्यूब पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डाले जाते हैं, खोल करके देखते रहिए। हम लोग तो उतनी परिपक्व परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी प्रयास करते हैं कि आप लोगों तक अपनी किताब के चीजों को स्पष्ट ढंग से रख सकूं। ध्यान दीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है 1917 ईस्वी में, जो महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रथम सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। चूंकि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा में बहुत विश्वास रखते थे और उन्हें लगता था कि लड़ाई या किसी भी प्रकार के क्रांति के द्वारा या किसी भी प्रकार के हिंसक गतिविधियों से अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमें अगर स्वराज को प्राप्त करना है तो हमें अहिंसा की नीति को अपनानी होगी। हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें अंग्रेजों से स्वराज को प्राप्त करना है। इस प्रकार देखा जाए तो 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जब प्रवेश किए तो वहां जितने किसान मजदूर लोग थे वे महात्मा गांधी को देखकर उनको घेर लिए। बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो अंग्रेजों को चिंता होने लगी कि अगर ये महात्मा गांधी यहाँ से जल्दी नहीं भागा तो हो सकता है यहाँ के लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी जो है सैनिक वहां पहुंचे तो सारे लोगों ने घेर लिया। पत्थरबाजियां भी हुई। महात्मा गांधी स्थिति को संभाले और महात्मा गांधी ने सरकार के साथ एक समझौता किया कि सरकार जल्द ही तिनकटिया व्यवस्था को वापस ले और किसानों के साथ जो उसने कर सिस्टम अपनाया है, जो टैक्स उन पर ज्यादा लग गया उस टैक्स को कम करे, तत्पश्चात यह आंदोलन रुकेगा, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा जाएगा। इससे लाचार होकर महात्मा गांधी से सरकार ने जो है वार्ता किया, समझौता हुआ और तिनकटिया व्यवस्था समाप्त किया गया। अब 11 नवंबर 1918 ईस्वी में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है उसके बाद हमारे भारतीयों के मन में थोड़ा सा खुशी की लहर दौड़ती है कि चूंकि अंग्रेज तो हमसे वादा किए थे और उनके वादा के अनुसार हमें अब स्वराज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि स्वराज की जगह पर हमें मिलता क्या है? सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था और उनका एक महत्वपूर्ण कथन याद रखिएगा। उन्होंने ही कहा था कि स्वराज मम जन्म सिद्धम अधिकार अस्ति, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस स्वराज को आगे ले जाकर मोतीलाल नेहरू ने इसी की तर्क पर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को लगा कि अब हमें स्वराज मिल जाएगा। जब 11 नवंबर 1918
वो युद्ध समाप्त हुआ, किसी भी प्रकार साल बीता और 1919 में अंग्रेजों ने स्वराज की स्थान पर भारतीयों के लिए एक बहुत कठोर कानून दिया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ये 1919 ईस्वी में आया। भारतीयों के दमन के लिए कठोर जो है अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत किसी भी भारतीयों को जो संदेह के घेरे में रहता था उसे गिरफ्तार कर उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाता था, और उसके खिलाफ ना कोई वकील वकालत करता था, ना कोई दलील पेश की जाती थी, और ना कोई अपील किया जाता था। उसे जो है अंडरग्राउंड कर, यानी कहने का मतलब कि सरकार उसे नजरबंद कर देती थी, ताकि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि हमारे क्रांतिकारी कहाँ जो है गए। तो इस एक्ट के तहत इसे काला कानून भी नाम दिया गया। इस कानून के तहत किसी भी अपराधी को यानी पकड़ने के लिए जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक अपराधी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सैनिक को लगता था कि वह क्रांतिकारी है, वो राष्ट्रवादी है, संदेह के आधार पर उसे पकड़ लेती थी और पकड़कर नजरबंद कर देती। इस एक्ट के सबसे पहले दो पंजाब के नेता जो है शिकार हुए। पंजाब के दो नेता, एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और दूसरा जो लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल। इस एक्ट के सबसे पहले शिकार हुए ये दो नेता। जब इन दो नेताओं को अंग्रेज सरकार पकड़कर पता नहीं कहाँ रख दी थी, तब हमारे पंजाब के लोगों को लगा कि हमें जल्द से ही कोई न कोई उपाय करके इन नेताओं को छुड़ाना जरूरी है। तब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की एक महान आपके इतिहास में घटना घटती है, जिस घटना से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, जालियांवाला बाग की घटना। पंजाब के लोगों ने सोचा कि चूंकि उस समय बैसाखी का मेला पंजाब में लगता है, और पंजाब में बैसाख पूर्णिमा का भी शायद दिन था, और लोगों ने सोचा कि हम एक बहुत बड़े मेला का आयोजन भी करेंगे और उस मेले में गुप्त तरीके से हम उन क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए कोई उपाय सोचेंगे। उस मेले में बूढ़े बच्चे, नवयुवक के सब लोग, महिलाएं, लड़कियां, सब लोग जो है शामिल थी। दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य था बच्चे मेला देखेंगे, लोग कुछ मेला देखेंगे और कुछ वार्ता करेंगे कैसे हमें क्रांतिकारियों को छुड़ाएंगे। ये अमृतसर के नजदीक एक बाग था, जिस बाग का नाम था जालियांवाला बाग, और जालियांवाला बाग की घटना फेमस घटना मानी जाती है, सबसे नृशंस घटना थी जालियांवाला बाग। उस बाग के चारों तरफ चार दीवारी से घिरा हुआ था वह बाग। एक कोई जौली नामक व्यापारी का निजी धरोहर था, और उसी बगीचे में मेला लगा हुआ था, उसी बाग में मेला लगा हुआ था। कुछ गुप्त तरीके से जैसे ही मेला समाप्त हुआ तो मीटिंग आयोजन की गई, लेकिन कोई उसमें ही से एक हमारे ही बीच में का कोई देशद्रोही निकला, और इसकी सूचना वहां के तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका नाम था जनरल ओडायर, उसको सूचित किया। जनरल ओडायर ने अपने सैनिकों के साथ आया और उससे, चूंकि बगीचे से उस बाग से निकलने का एकमात्र ही रास्ता था, उसी रास्ते को घेराबंदी कर लिया और धड़ाधड़ उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। इस घटना से बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए, बहुत सारे लोग, यानी कहने का मतलब कि ये घटना हमारे भारतीय इतिहास में सबसे नृशंस और विभत्स घटना थी। कुछ लोग ऐसे माना जाता है कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उसी बाग में कुआं था, उस कुएं में भी कूदकर जो है अपनी जान दे दी।
इस घटना के बाद महात्मा गांधी भारत के बड़े बड़े जितने लीडर थे बहुत दुखी हुए, और जब दुखी हुए और महात्मा गांधी के इस रवैये से वे जब नाराज हुए, जैसे कि महात्मा गांधी को मिला था एक मेडल अंग्रेजों द्वारा, कैसर-ए-हिंद, कैसर-ए-हिंद, और दूसरे जो लीडर थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, नाइटहुड। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। जब ये घटना घटी तो ये दोनों उपाधियों को दोनों लोगों ने लौटाकर अंग्रेजी सरकार से अपनी नाराजगी प्रकट की, और उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों को पकड़ने के लिए, जब तक दोषियों के खिलाफ कोई सरकार अगर कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसको लेकर जब महात्मा गांधी के बातों को अंग्रेजी सरकार ने अनसुनी कर दी, तब महात्मा गांधी को लगा कि अब हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन की तरफ कुछ करना चाहिए। जब तक हमारे देश के सारे लोग एक नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे, तब तक हम इस आंदोलन को सफल नहीं बना पाएंगे। तब महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन का नींव रखा, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इससे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था। हालांकि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ, दोनों पॉइंट को समझिएगा आप लोग, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय तुर्की के मुसलमानों के साथ अंग्रेजी गवर्नमेंट ने अभद्र व्यवहार किया था, उनके खलीफा पद को समाप्त भी कर दिया था, खलीफा के साथ जो है दुर्व्यवहार किया था, जिससे जो है दुनिया के सारे मुसलमान क्षुब्ध थे और भारत के मुसलमानों में भी घृणा थी, उनके खिलाफ नफरत था। महात्मा गांधी को मिल गया कि सबसे बड़ा हथियार मुसलमानों को अपने जो है इस आंदोलन में जोड़ने के लिए, और महात्मा गांधी ने सारे मुसलमानों से अपील किया कि आइए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग नींव रखें, ताकि अंग्रेज यहाँ से जो है जा सके और हमें वो स्वराज दे दे। इस प्रकार 1920-21 में तुर्की के समर्थन में भारतीय मुसलमान द्वारा किया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। तत्पश्चात असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई और इसके प्रणेता बने महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, और दूसरा जो पंजाब में सरकार द्वारा बर्बर कार्रवाई हुई थी उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति। इस प्रकार से मैं क्लास से आज पास आउट करता हूँ, और मुझे आशा है कि जो चीज पढ़ाए होंगे आप किताब में देखेंगे, समझेंगे। नहीं आपको समझ में आएगा, कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो हम उसको स्कूल खुलेगा तो क्लियर करा देंगे, और जितना जो मैं पढ़ा दिया हूँ उसमें आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन को जो है डील कर लीजिएगा। अगले बार आ जाएंगे तो पढ़ाकर क्वेश्चन भी हम आपको दे देंगे, और आप बनाइएगा, इसको पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। और मैं चाहूंगा कि आप जो है अपना प्रयास से न छोड़े, इसलिए फिर हम अगले दिन हो सकता है तो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सलाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।